विद नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मनी। कल हमने मनी वाला चैप्टर शुरू किया था बेटा, और हाँ 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 रुको अभी करा रहे। तो हमने कल मनी वाला चैप्टर शुरू किया था और मनी में हमने कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स पढ़े थे। मैं क्विक रिकैप ले रहा हूँ एक बार, ठीक है। टुडे द डेट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट लिख देते हैं। डेट इज 25th ऑफ अप्रैल। हमने लास्ट क्लास में एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज व्हाट इज मनी। तो मनी के जब हम बात कर रहे थे, मनी के केस में हमारा एक सिस्टम निकला था जिससे मनी इवॉल्व हुआ। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ मनी वाज इवॉल्व। तो मनी इवॉल्व बिकॉज ऑफ द वेरियस लिमिटेशंस और नेगेटिव फैक्टर्स ऑफ बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में बहुत सारे लूप होल थे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मनी का इवोल्यूशन हुआ। अब कौन कौन से लूप होल्स थे इसको हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। सबसे पहला लूप होल जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, दैट वाज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका मतलब क्या होता है, दैट बोथ द पार्टीज व्हिच आर इन्वॉल्वड इन अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन may have a coincidence that their needs and wants are satisfied with the goods that they possess, यानी have, जो उनके पास है उससे वो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर पा रहे हैं। तो वो क्या है, कोइंसिडेंस का मैटर है। बट क्या हर बार वो पॉसिबल होगा क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि मैटर ऑफ कोइंसिडेंस ही है वो हमारे लिए। सेकेंड पॉइंट था लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो गुड्स को स्टोर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गुड्स की क्या है, एक शेल्फ लाइफ है, उस लाइफ के बाद वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो गुड्स को स्टोर कर पाना बहुत मुश्किल है, बट मनी को स्टोर कर पाना बहुत ज़्यादा आसान कंसिडर किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में बहुत ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट एंड टाइम लगता है, बट मनी को ट्रांसफर करना अ कन्वीनियंट प्रोसेस, ठीक है। फिर लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर या फिर डेफर्ड पेमेंट। फ्यूचर में होने वाले ट्रांजेक्शन को इन केस ऑफ गुड्स रिकॉर्ड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लोकेंद्र के फादर ने 10 साल पहले ज़मीन खरीदी थी, तब पड़ी थी 10 लाख रुपए की, आज वही ज़मीन 1 करोड़ रुपए की है। तो क्या ये दोनों सेम गुड है क्या? गुड तो सेम है, बट वैल्यू क्या हो गई, बदल गई, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू विद टाइम क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है एज पर द नीड। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि फ्यूचर के पेमेंट्स को गुड्स के केस में रिकॉर्ड कर पाना अनप्रेडिक्टेबल है या बहुत मुश्किल है। रीजन क्या है, गुड्स की वैल्यू या नीड टाइम टू टाइम बदलती रहती है। बट मनी के केस में मनी को फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड कर पाना आसान है, आसान है और आसान है। लास्ट इज लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। तो लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि गुड्स को एक कॉमन यूनिट में मेजर नहीं किया जा सकता। कुछ गुड्स होंगे जो लीटर में मेजर किए जाएंगे, कुछ केजीज में, कुछ पर्टिकुलरली डजन्स के बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो क्या सारे गुड्स को एक सेम यूनिट पे मेजर किया जा सकता है? द आंसर इज नो। बट क्या सारे गुड्स को आज इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वर्क अपॉन किया जा सकता है? यस, दे हैव अ प्राइस टैग। तो हर गुड को ऑलमोस्ट एक प्राइस टैग के साथ हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो हमारे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। क्या ये लॉजिक क्लियर हुआ? अब ये जो सारे हमने कल पढ़े थे, यही सारे नेगेटिव फैक्टर्स हमारे लिए क्या बन गए थे, फीचर्स ऑफ मनी बन गए थे। तो मनी का सबसे पहला फीचर, वहाँ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट था, यहाँ क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा। वैसे ही वहाँ पे था लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, यहाँ क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। फिर वहाँ लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। वहाँ था लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यहाँ क्या बन गया, मनी एक स्टैंडर्ड बन गया फॉर डेफर्ड पेमेंट। लास्ट इज वहाँ पे कोई कॉमन यूनिट नहीं थी, वहीं पे मनी हैज सेट अ स्टैंडर्ड फॉर कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट था? एनीवन? चलिए, फिर हमने कल एक और टॉपिक शुरू किया था जिसको हमने बिल्कुल बीच में ही पॉज हो गया था हमारा। हमने सिर्फ फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किया था, दैट इज हमारे फॉर्म्स ऑफ मनी या टाइप्स ऑफ मनी। तो मनी का सबसे पहला टाइप इज फिएट मनी। फिएट मनी का मतलब क्या होता है, ऐसा मनी इंस्ट्रूमेंट जिसको कौन इशू कर रहा है, आइदर गवर्नमेंट और आरबीआई। तो जो गवर्नमेंट या आरबीआई इशू करती है उसको हम क्या कहते हैं, फिएट मनी कहते हैं। गवर्नमेंट क्या इशू करती है, सारे के सारे करेंसी कॉइन्स। गवर्नमेंट का मतलब है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में बात हो रही है। कौन है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर? मैंने कल पूछा था एक बच्चे से, उसने तो सही जवाब दिया था, आज पलक से पूछेंगे, हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? लोकेंद्र। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में नहीं पता? हाँ जी बताओ। निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन इज कंसिडर्ड टू बी द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट नाउ, ठीक है। ऐसे ही आरबीआई का गवर्नर कौन है, कौन बताएगा?
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। तो हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई? अमित शाह। हाँ जी, रुक जाओ बेटा रुक जाओ, सब्र रखो। नहीं पता? चलो ये मैं आपके लिए लिख देता हूँ, प्लीज एक बार ध्यान दीजिएगा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इज निर्मला सीतारमन, मिसेस निर्मला सीतारमन, शी इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट नाउ। और ऐसे ही हमारे आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास, शक्तिकांता दास। इससे पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल, उर्जित पटेल। और उससे पहले एक लॉन्गेस्ट टर्म आरबीआई के गवर्नर रहे थे, दैट इज रघुराम राजन। रघुराम राजन वॉज द लार्जेस्ट सर्विंग टर्म आरबीआई गवर्नर। बहुत अच्छी पॉलिसीज थी। आज के टाइम पे वो एज अ प्रोफेसर वर्क अपॉन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कॉलेज के अंदर। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया के जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं? वेरी गुड, मनमोहन सिंह served as governor of RBI as well as he was the finance minister of India in 1991 term period, as well as he was the prime minister of India for a term of 2002 to 2012 और 14, ठीक है, सॉरी 2004 to 2014। तो वो हमारे एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और वो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। यानी फाइनेंसेस की नॉलेज अगर किसी को थी तो ही वॉज द कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इकोनॉमिस्ट इन इंडिया। तो इकलौते इकोनॉमिस्ट हैं जो आज तक प्राइम मिनिस्टर बने, उसके अलावा नहीं, सब बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं और बढ़िया है, ठीक है। चलिए हम आगे अपने पॉइंट को डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट यहाँ क्या इशू करती है? करेंसी कॉइन्स इशू करती है, और आरबीआई क्या इशू करता है? करेंसी नोट्स इशू करता है। जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो एक स्पेशल इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज ₹1 करेंसी नोट। इसको कौन इशू करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। इसके ऊपर किसके साइन होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी, यानी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उनके साइन आपको देखने को मिलेंगे। बट एक बात बताओ, क्या आपने देखा था कि ₹1 का सर्कुलेशन कभी आपके हाथ में आया हो घूमते फिरते ₹1 का नोट, जब तक घर में कोई शादी ना हो? उसके अलावा किसी दुकान वाले से तुमने कुछ खरीदा, उसने ₹1 का नोट लौटा दिया तुमको? नहीं, इट इज़ नॉट इन सर्कुलेशन, वो सर्कुलेशन में नहीं है। आजकल एक स्पेशल कैटेगरी का नोट कंसिडर किया जाता है, और जो चीज़ें ज़्यादातर सर्कुलेशन में होती हैं और मेजर इम्पैक्ट करती है, वो सारी किसके पास रहती है? आरबीआई के पास रहती है। तो जो सर्कुलेशन में कम है या कम में इम्पैक्ट डालेंगे, वो किसके पास रहेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास रहते हैं, ठीक है। क्या ये चीज़ क्लियर है? पक्का? 1 सेकेंड बेटा, नीचे से कॉल आ रहा है। हेलो, यस मैम। अच्छा, मैं भूल गया हूँ, 1 सेकेंड मैम। वो वेदांत शायद वेट कर रहा है। हाँ जी, क्या यहाँ तक सबको क्लियर था? आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ₹1 का करेंसी नोट आप सबने देखा है? आई होप सो। लाइफ में कभी देखा है? सर्कुलेशन में कभी हाथ में आ गया हो बाई चांस, इसने बोला शादी में आया, बट कभी ध्यान नहीं दिया होगा। ये देखिए, ये ₹1 का करेंसी नोट है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है और इस पे किसका साइन है? मनमोहन सिंह। ये पुराने प्राइम मिनिस्टर जो थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे, तब का करेंसी नोट है। उसके बाद तो सर्कुलेशन में ऑलमोस्ट आया ही है। तो उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका साइन होके आपको ये देखने को मिलता है। तो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए ₹1 का करेंसी नोट, जो सर्कुलेशन का पार्ट आज के टाइम पे नहीं है,
आपने देखा कि कौन इशू करता है इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ में आया क्या? अच्छा, बुक्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जितने भी 1 रुपये से 3 रुपये तक की डिनोमिनेशन के करेंसी नोट्स हैं उसको कौन इशू करता है? गवर्नमेंट इशू करती है। ₹2 का करेंसी नोट सर्कुलेशन से 0 कर दिया है, ₹3 का करेंसी नोट आता नहीं है, तो आपके पास गवर्नमेंट के हाथ में क्या बचा है? सिर्फ ₹1 का करेंसी नोट। और वो भी आज के टाइम पे क्यों वर्क अपॉन किया जाता है? क्योंकि हमारे थोड़ा सा कल्चर का पार्ट है, वो शादी वगैरह में काम आता है, तो उस केस के अंदर वो आज भी थोड़ा थोड़ा प्रिंट करते रहते हैं उसको आरबीआई वाले। तो बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट वाले, तो वो आपके किसका पार्ट हो गया? वो आपके कौन इशू करेगा? गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, चलो आज हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज सेकेंड टाइप ऑफ मनी। दैट इज कॉल्ड एज फिड्यूशरी मनी। अब ये फिड्यूशरी मनी क्या होता है? इज एनीवन अवेयर? लोकेन, व्हाट इज फिड्यूशरी मनी? आपने पढ़ा हुआ है स्कूल में बहुत अच्छे से। आप ही ने बोला था मनी बैंकिंग हो गया सर हमारा। हाँ जी, व्हाट इज फिड्यूशरी मनी? आपने बचपन में वो एक गेम आता था बिजनेस, खेला है? कुछ बच्चों ने खेला होगा शायद। उसके अंदर एक नकली नोट होता था जिसको आप एक्सचेंज करते थे अगेंस्ट द अदर कमोडिटीज। तो वो जो ट्रांजैक्शन है आपने बचपन में सीखा, अच्छा पैसे देके कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे जा सकते हैं, वो क्या था? वो नकली पैसा था। बट नकली पैसे को आपने बचपन में क्या समझा कि यार मेरे को पैसा रिसीव हो गया, उसके बदले में सामान दे देता हूँ। तो क्यों रिसीव हुआ वो पैसा? क्योंकि आपने अगले पे ट्रस्ट किया था। तो आपको वो नकली नोट भी कैसा लग रहा था? असली जैसा लग रहा था। तो वैसे ही फिड्यूशरी मनी भी होता है। फिड्यूशरी मनी क्या है? एनी मनी इंस्ट्रूमेंट विच इज इशूड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द टू पार्टीज। तो मनी इंस्ट्रूमेंट which is issued on the basis of trust, on the basis of trust between the two parties. जैसे एक बहुत अच्छा बच्चा है यहाँ एक्स, वो एक्स बच्चा बोलता है, एक्स का नाम है धरती, ठीक है। अब वो धरती बच्चा बोलता है कि सर एक काम करो, मुझे आप चॉकलेट दिला के लेके आओ। मैंने बोला बेटा इधर कर, हाथ दे। मैंने एक खाली रैपर रख दिया, मैंने बोला देख चॉकलेट आ गई। उसने बोला यस सर, मेरे को भरोसा है, आपने दिया है, चॉकलेट है। ट्रस्ट के बेसिस पे उसने वो एक्सेप्ट कर लिया। बट जब हम मार्केट में जाते हैं, आप देखेंगे आपने कुछ कमोडिटीज़ का कंजम्पशन किया, लेटर से चाप खाने चले गए आप लोग, चाप खाने जाओगे और उसको पेमेंट करोगे चेक से, तो एक बात बताइए क्या वो चेक से पेमेंट ले लेगा? द आंसर इज नो। क्यों नहीं लेगा? क्या चेक से पैसा बैंक में नहीं आता? आता है, बट क्योंकि उसको शायद आप पे ट्रस्ट नहीं है इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट अगर आप कोचिंग में फीस जमा करा रहे हो और चेक लेके आए और जमा करा रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लेंगे। रीज़न क्या है? वहाँ पर आपके ऊपर ट्रस्ट है। तो यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं ट्रस्ट बिटवीन द पार्टीज, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम ट्रस्ट के बेसिस पे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चेक आ गया, इसका मतलब क्या आ गया होगा? फीस आ गई होगी। आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है अकाउंट्स में? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहलाते हैं। बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं? आपने कुछ सामान दिया, आपके पास एक बिल्स आ गया और उस बिल को आप डिस्काउंट भी करा सकते हो बैंक जाके। वो बिल आ गया, इसका मतलब क्या है? हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमारे पास पैसा आ गया होगा या फिर आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं, बिल आ गया ना, पैसा भी आ जाएगा। क्या हर किसी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे देते क्या? द आंसर इज नो। वो कब इशू किया जाएगा? जब दो पार्टीज के बीच में क्या होगा? ट्रस्ट होगा, तभी वो ट्रांजैक्शन फुलफिल होगा, वरना फुलफिल नहीं होता। तो ये ट्रांजैक्शन किसके फॉर्मेट में किए जाते हैं? इसका एग्जाम्पल जरूर लिख लीजिए। एग्जाम्पल चेक या फिर बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल हो गए, चेक हो गए, ये सारे किसका पार्ट कंसिडर किए जाएंगे? फिड्यूशरी मनी का पार्ट कंसिडर किए जाते हैं। क्या ये लॉजिक क्लियर है? पक्का समझ में आया? तो चलो एक काम करो, मुझे फिएट मनी क्या होता है ये बता दो। कल हमने पढ़ा था ना, अभी रिवाइज भी करा।
वेरी गुड, अब इसको इंग्लिश में बोलो। बस, तो इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में बोलेंगे ना, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश में लिखना है, और कई बार हमें आता है बट हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो जब जब कोशिश हो यहाँ पर खास कर ट्राई कर लिया करो आप इंग्लिश में इसको आंसर करें। तो fiat money is that money instrument which is issued by either RBI or government, whereas fiduciary money is that money instrument which is issued on the basis of trust between the two parties। एग्जाम्पल इसका हमने पढ़ा चेक और बिल रिसीवेबल, ये इसका एग्जाम्पल कंसिडर किए जाते हैं। क्या इसमें किसी को कोई डाउट? पक्का? चलिए अब हम थर्ड टाइप के मनी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, दैट इज आपका फुल बॉडीड मनी। नाम पहली बार ही सुना होगा आई होप आपने, फुल बॉडीड मनी। ये फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। देखो एक टाइम था जब इंडिया में प्रिंसली रूल चलते थे, यानी राजा महाराजा थे और वो अपने शासन को चलाते थे। अब राजा महाराजाओं के टाइम पे हमारे पास एक एक दो दो रुपए के सिक्के नहीं थे। उस टाइम पे कौन सी करेंसी चलती थी? वेरी गुड, गोल्ड एंड सिल्वर। कुछ मूवीज में आपने देखा होगा उसको बोलते हैं अशरफियाँ। वो जो गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स थे जिसको हम अशरफिया कह रहे हैं, वो उस टाइम पे चलते थे जब राजा महाराजा थे। क्या राजा महाराजा ने कभी भी गोल्ड या सिल्वर की करेंसी को बंद किया था? क्या आपने सुना है कि बंद कर दिया? कहीं बुक में पढ़ाओगे नहीं नहीं गोल्ड सिल्वर बंद कर दिया, नहीं। बट अचानक वो मार्केट से गायब हो गए। रीजन क्या है गायब होने का? कि गोल्ड की वैल्यू विद टाइम क्या हो गई? बढ़ गई। सिल्वर की वैल्यू विद टाइम बढ़ गई। ऐसे ही जब अंबानी जी बाहर गए इंडिया के, तो जिस कंट्री में वो गए वहाँ पे कॉइन्स जो चलते थे वो सिल्वर के चलते थे। उन्होंने देखा कि सिल्वर रुपये के केस में तो उसकी वैल्यू कम है, यानी जब तक वो कॉइन के केस में है तो उस करेंसी की वैल्यू कम है। बट जैसे ही मैं उस कमोडिटी की बात करूँ, उस कमोडिटी की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्मार्ट वर्क दिखाया, उन्होंने उस सिक्के को मेल्ट किया, इंडिया लाए, चांदी को बेचा, खूब पैसा कमाया। उन्होंने अपने फादर को सप्लाई किया। तो वो सारा का सारा आपको क्या शो हो रहा है कि मनी के केस में कई बार जिस कमोडिटी या जिस मेटल से हमने मनी को बनाया है उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी, बट मनी की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो वो है हमारे फुल बॉडी मनी का पार्ट। फुल बॉडी मनी का मतलब क्या होता है? एनी मनी इंस्ट्रूमेंट हुज कमोडिटी वैल्यू, कमोडिटी वैल्यू का मतलब क्या है? जिस मेटल से वो बना है। तो कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मॉनेटरी वैल्यू एट टाइम ऑफ इशू। तो जो राजा महाराजाओं ने फुल बॉडीड मनी बनाया था वो क्या था? उस केस में गोल्ड या सिल्वर के कॉइन की वैल्यू एग्जैक्ट उतनी होती थी जितना उस मेटल की वैल्यू थी। बट ग्रेजुअली विद टाइम उस मेटल की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। बट उस करेंसी की वैल्यू तो क्या रही थी? उतनी ही रही। तो लोगों ने क्या किया? उसको कमोडिटी में कन्वर्ट करके यूज करना शुरू कर दिया। तो वो हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? फुल बॉडीड मनी का पार्ट कंसिडर किए जाते हैं। तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। तो आप कभी भी अगर ये समझाएंगे ना व्हाट इज फुल बॉडीड मनी, तो आपको दो चीजें इसमें बतानी पड़ेंगी। फुल बॉडीड मनी इज दैट मनी इंस्ट्रूमेंट हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मॉनेटरी वैल्यू एट द टाइम ऑफ इशू। ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इशू के बाद तो हो सकता है उस कमोडिटी की वैल्यू क्या हो जाए? बढ़ जाए, और वो अचानक सर्कुलेशन से बाहर हो जाए। इंडिया में एक टाइम था जब ब्रॉन्ज के कॉइन भी चले थे, फिर एक टाइम आया एल्यूमिनियम के कॉइन चलते थे। जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे ना, एल्यूमिनियम के कॉइन चलते थे। अब तब एल्यूमिनियम की कोई ऐसी कोई खास वैल्यू नहीं थी, बट ग्रेजुअली विद टाइम थिंग्स चेंज्ड। जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, बाहर की कंपनी इंडिया में आई, अचानक से एल्यूमिनियम एज अ मेटल की डिमांड बढ़ने लग गई। उसको प्लेन्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाने लगा, मशीनरी को बनाने के लिए यूज़ किया जाने लगा, ऑटोमोबाइल्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाने लगा। एल्यूमिनियम के वायर बनने लग गए। एल्यूमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो एल्यूमिनियम की डिमांड अचानक मार्केट में बदल गई। गवर्नमेंट ने देखा 1995 के आसपास हमारे इंडिया में जितने सर्कुलेशन में गवर्नमेंट ने पैसा डाला था उतना था ही नहीं। अचानक से करेंसी कॉइन्स मार्केट से कम हो गए। अब गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेट किया करेंसी कॉइन्स जा कहाँ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि बांग्लादेश से उसको गलत तरीके से स्मगल करके, बांग्लादेश एक कंट्री है वहाँ पे भेजा जा रहा है। अब
बंगाल से बांग्लादेश जब भेजा जा रहा था तो गवर्नमेंट ने चेक किया कि क्यों भेजा जा रहा है, तो पता चला बांग्लादेश में उस कॉइन को मेल्ट करते थे और उससे रेजर की ब्लेड बनाते थे। शेविंग ब्लेड होती है ना, वो एल्यूमिनियम की बनती थी। अब वो शेविंग ब्लेड को उससे प्रोडक्शन करते थे और 1 रुपए के कॉइन से 6 ब्लेड बन जाती थी। तो 6 ब्लेड 1-1 रुपए के हिसाब से कितने की हो गई? 6 रुपए। यानी 1 रुपए के कॉइन के बदले तो उन्होंने क्या कर दिया, 6 रुपए कमाने शुरू कर दिया, इसीलिए उसका मार्केट में सर्कुलेशन कम हो गया। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसे तो नहीं चलेगा, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने एक नया टाइप ऑफ करेंसी इशू किया, दैट इज आर फोर्थ टाइप, जिसको हम कहते हैं क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या है? क्रेडिट मनी लोकेंद्र ट्राई कर सकते हो तो बताओ। क्रेडिट मनी में गवर्नमेंट ने क्या किया, कमोडिटी वैल्यू जिससे वो बनाए, कमोडिटी वैल्यू को इतना कम कर दिया उसकी मॉनेटरी वैल्यू से कि अगर किसी ने उसको मेल्ट करके बेचने की कोशिश की तो उसको क्या होगा, नुकसान होगा। तो एक क्रेडिट मनी क्या है? क्रेडिट मनी इज दैट मनी इंस्ट्रूमेंट वेयर मॉनेटरी वैल्यू इज मोर एज कंपेयर टू द कमोडिटी वैल्यू ऑफ एनी करेंसी। तो ये जो हमारी यहाँ पर फुल बॉडीड मनी में क्या हो रहा था, मेटल की वैल्यू और करेंसी की वैल्यू सेम थी, यहाँ पे मेटल की वैल्यू कम है, करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है। जैसे 1 रुपए का सिक्का, आपने कहीं पढ़ा भी होगा, 1 रुपए के सिक्के को बनाने में 1 रुपये 30 पैसे का खर्चा आता है, बिल्कुल सही है। बट अगर उस मेटल की बात करें, उस मेटल की कॉस्ट बहुत कम है। उस मेटल की कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 8 पैसा। यानी 1 रुपए के सिक्के को मेल्ट डाउन करेंगे, क्या मिलेगा? 8 पैसा मिलेगा। 5 रुपए के सिक्के को मेल्ट डाउन करेंगे 32 to 34 पैसा मिलेगा। हाँ, 10 रुपए के सिक्के को मेल्ट डाउन करेंगे 38 पैसा मिलेगा। यानी उस केस में उसकी कमोडिटी की वैल्यू क्या है और मॉनेटरी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा। तो वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए क्रेडिट मनी का पार्ट कंसिडर किया जाता है। बट इसमें वही चीज़, ये भी क्या होता है, एट द टाइम ऑफ इशू है। हो सकता है आज जो कॉइन चल रहे हैं, कल को आज कॉइन किससे बनते हैं, चलो बताओ देखें। लोग तो आसान भाषा में उसको अलॉय बोल देते हैं, बट वो बनते हैं स्टेनलेस स्टील। तो आज जो कॉइन है वो ऐसे स्टील से बन रहे हैं, स्टेनलेस स्टील, तो इसीलिए उनकी लाइफ भी थोड़ी सी ज़्यादा है और वो हमारे किसका पार्ट है, क्रेडिट मनी का। हाँ जी, आप कुछ पूछने वाले थे। हाँ सॉरी, एट द टाइम ऑफ इशू था वो, उन्होंने कुछ पूछा था तो वो ध्यान। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे, आपने हाथ ऊपर किया था। अच्छा, तो एट द टाइम ऑफ इशू किसी करेंसी के अंदर मॉनेटरी वैल्यू तो हो ज़्यादा और कमोडिटी वैल्यू हो कम, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिट मनी का पार्ट बन जाएगा। तो हमारे पास 4 टाइप के मनी इंस्ट्रूमेंट पड़े, फिएट, फिड्यूशरी, फुल बॉडीड एंड क्रेडिट। क्या यहाँ किसी को कोई डाउट है? इसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो क्रेडिट मनी है और ये फुल बॉडीड मनी है, ये दोनों सिर्फ एक ही चीज़ के लिए लागू हैं, दैट इज करेंसी कॉइन्स। ये सिर्फ और सिर्फ कॉइन्स में चलेगा। करेंसी नोट्स में कोई कमोडिटी की वैल्यू होती नहीं है, वो तो कागज़ है, उसको एक बार पिघला दिया तो वो तो खत्म है मामला, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉइन्स के केस में ही लागू होता है। सोचो किसी को बोलो 2000 के नोट की देख कमोडिटी वैल्यू दिखाऊँ या 500 के नोट की, जीरो हो जाएगी देखते देखते। ठीक है, तो उसकी कमोडिटी वैल्यू सिर्फ किस में मेजर की जा सकती है, इन टर्म्स ऑफ करेंसी कॉइन्स। क्या ये लॉजिक सबको क्लियर है क्या? पक्का? तो एक बार रिवाइज कर लें, देख लेते हैं किस किस को याद हो गया। पलक, क्रेडिट मनी इंग्लिश में बोल सकते हैं ना बेटा, तुम तो इंटरनेशनल स्कूल की हो। वेरी गुड, एग्जाम्पल? फुल बॉडीड मनी, एग्जाम्पल? गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, एल्यूमिनियम कॉइन्स। ठीक है, वेरी गुड। फुल बॉडीड मनी, वेरी गुड। हाँ जी, फिएट मनी, वेरी गुड। फिड्यूशरी मनी,
मनी इंस्ट्रूमेंट विच इज इशूड ऑन द बेसिस ऑफ बिटवीन, तो वो क्या होएगा आपके लिए? जैसे मैंने एक बच्चे को बोल दिया बेटा तेरे को चाप खिलाऊंगा, मैंने एक पन्ने पे लिख के दिया, उसको मैंने बोल दिया तो उसने क्या मान लिया कि चाप आ ही जाएगी। तो वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट वर्क अपॉन कर रहा है बिटवीन द टू पार्टीज, बट क्योंकि हमें थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट नहीं है हम जा नहीं पा रहे। ठीक है, हाँ ये ऐसे ऐसे मतलब बहुत खाया हुआ तुमने, इतनी चाप खाई है तुम लोगों ने कि पूरा श्याम नगर कम पड़ रहा है तुम्हारे लिए। कोई भी बच्चा चाप खाता हुआ दिख जाएगा ना, ये गारंटी है उसके पास रुक जाएंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कोचिंग के जस्ट पहले या जस्ट बाद ना जावे, कभी और आना। हाँ जी, बाद में नहीं, वो तो ऐसे तो कुंभड़ भी मिल जाता है मुझे, बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं, बट स्टिल। हाँ जी हाँ जी, यहाँ तक समझ में आ गया फॉर्म्स ऑफ मनी। ये चार ही टाइप के मनी इंस्ट्रूमेंट है जो हमने अभी डिस्कस किए। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, इसी के अंदर है, दैट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई। आपने एक चैप्टर पढ़ा था नेशनल इनकम, उसमें एक कॉन्सेप्ट था स्टॉक एंड फ्लो, याद है कुछ? वहां पे एक एग्जांपल आता था मनी सप्लाई का। मनी सप्लाई इज अ डैश कॉन्सेप्ट, स्टॉक और फ्लो, उस बुक के अंदर नेशनल इनकम में दे भी रखा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल गलत हो। आज इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि वो स्टॉक है या फ्लो है। व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? मनी सप्लाई का मतलब है टोटल सर्कुलेशन में कितना पैसा है, और पैसा हम कब कैलकुलेट करते हैं? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम आ गया तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। तो मनी सप्लाई की एक छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन होती है, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी held by the people of a country at a particular point of time, and money supply is a stock concept। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक छोटी सी। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी held by the people of a country, held by people of country at a point of time। इसमें जो सबसे ज़रूरी टर्म है उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम, और इसीलिए मनी सप्लाई क्या बन जाता है? वेरी गुड, इट इज स्टॉक कंसेप्ट। मनी सप्लाई हमारे लिए एक स्टॉक कॉन्सेप्ट बन जाता है। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? व्हाट इज मनी सप्लाई? वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन आता है कि मनी सप्लाई करता कौन है? हु सप्लाइज मनी? चल रहा है क्या? नीचे कोई क्लास चल रही है क्या अभी? ठीक है, देखते हैं, कल देखते हैं, अभी तो बीच में तो क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तुम्हारा तो फिर भी ठीक है, कहीं से तो आ रही होगी, हम तो बिल्कुल साइड के लिए नहीं, वो तो और भी आवाज़ करेगा। चलो हाँ जी, पहले तो ये बताओ हु सप्लाइज मनी इन द मार्केट, किसको पता है? थोड़ा बहुत कुछ अंदाजा है? वेरी गुड लोकेंद्र, बहुत बढ़िया। द आंसर इज वेरी रॉन्ग, सेंट्रल बैंक। अब ये सेंट्रल बैंक कैसे सप्लाई करता है पैसा, पहले तो ये समझ लेते हैं। लोकेंद्र आपके आंसर का कोई रीज़न है? हाँ, वो तो बहुत आगे पहुंच गया। सेंट्रल बैंक क्या करता है? करेंसी इशू अथॉरिटी है, यानी करेंसी को प्रिंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? आरबीआई के पास है। तो ये जो सेंट्रल बैंक है इसी को हम आरबीआई भी कहते हैं। तो आरबीआई सबसे पहले मनी सप्लाई कैसे करेगा? नई करेंसी प्रिंट करके सप्लाई करता है मार्केट में। अच्छा चलो, लोकेंद्र ने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, लोकेंद्र से एक छोटी सी चीज़ पूछ लेते हैं। लोकेंद्र एक बात बताओ, करेंसी प्रिंट कर दी, सर्कुलेशन में कैसे आएगी? ऐसा थोड़ी बांट देंगे।
सो सॉरी बट नहीं। हाँ जी, ना ना ना, कैसे सर्कुलेट करेंगे? बैंक वालों को फ्री में थोड़ी दे देंगे, ले लो ले लो। गवर्नमेंट क्या करती है, आपने सुना होगा, गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट लेके आती है, हाईवे बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया। गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी नई करेंसी बनी है, प्रिंट हुई है, उसको गवर्नमेंट की किसी कंसर्न डिपार्टमेंट को देगी, उसमें कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कराएगी और उस पैसे से नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके वो पैसा सर्कुलेशन में लाया जाता है। एक बार वो पैसा सर्कुलेशन में आ गया, उसके बाद उसको अलग अलग तरीके से और पैसा बनाया जाता है। बट गवर्नमेंट या आरबीआई कैसा पैसा लेके आती है? बाय सिंपल वे ऑफ करेंसी प्रिंटिंग। समझ में आ गया क्या? वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट, और कौन पैसा लाता है आरबीआई के अलावा? दैट इज, आज धीरे बोले बहुत, गवर्नमेंट। सही बोले हो। गवर्नमेंट कैसा पैसा प्रिंट करके लेके आती है ये बताओ पहले तो। गवर्नमेंट क्या करती है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, गवर्नमेंट करेंसी। वेरी गुड। तो करेंसी कॉइन्स को कौन इशू करेगा? गवर्नमेंट इशू करती है। नहीं, नोट्स 1 रुपये का ही करती है, उसके अलावा सारे के सारे आरबीआई के पास रहते हैं। तो जितने भी करेंसी कॉइन्स हैं, इसको कौन वर्क अपॉन करेगा? गवर्नमेंट वर्क अपॉन करेगी, इसी के थ्रू वो सर्कुलेशन के अंदर और आ जाता है। समझ में आया? नंबर 3, और कौन इशू करता है या और कौन सप्लाई करता है मनी? और करते हैं, वेरी गुड, लोकेंद्र इज राइट, दैट इज कमर्शियल बैंक। अब हमने यहाँ एक टर्म यूज लिया, कमर्शियल बैंक, तो हमें सबको पता है कमर्शियल क्या होता है। हु इज कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक इज द बैंक विच वर्क्स फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ कमर्शियल थिंग्स। कमर्शियल थिंग क्या है उसके लिए? प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम कर रहा है, गवर्नमेंट के बैंक भी काम करते हैं प्रॉफिट अर्निंग के लिए, प्राइवेट सेक्टर के भी काम करते हैं, वो सारे क्या है हमारे लिए? कमर्शियल बैंक। अब ये कमर्शियल बैंक कैसे करता है सप्लाई मनी? बाय प्रोवाइडिंग लोन्स। लोन्स बांटेगा और उसके थ्रू मनी क्रिएट हो जाएगा। हम आज शायद ये टॉपिक नहीं हो पाएगा आगे वाला, मतलब जो नेक्स्ट बैंकिंग चैप्टर है उसमें आएगा वो, इसको कहते हैं मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट क्रिएशन। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपको मज़ा आएगा वो पढ़ने में। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि बैंक्स क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड कराते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है? करेंसी कॉइन्स बनाती है, और आरबीआई क्या करता है? करेंसी नोट्स प्रिंट करता है। तो इसके थ्रू हमारी इकोनॉमी में मनी का सप्लाई क्रिएट होता है। तो मनी सप्लाई जो हमने ऊपर पढ़ी थी, मनी सप्लाई में किसके पास का पैसा आ जाएगा? सेंट्रल बैंक ने जो प्रिंट किया है, गवर्नमेंट ने जो प्रिंट किया है, कमर्शियल बैंक जो लोन के थ्रू डेवलप कर रहे हैं। बट कुछ ऐसा भी पैसा होता है जो हमारे सर्कुलेशन का मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। मनी सप्लाई डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता मनी सप्लाई में? अगर किसी ने बता दिया आज तो उसको 2 चार ना। मनी सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? देखो, सबसे पहला रिजर्व्स विद आरबीआई, या फिर बैंकिंग सिस्टम लिख दो आसान भाषा में। आरबीआई थोड़ा सा गलत हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम लिख लेते हैं। रिजर्व्स विद बैंकिंग सिस्टम। और दूसरा रिजर्व्स विद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास जो खजाने में पैसा पड़ा ना, वो भी सर्कुलेशन का पार्ट नहीं होता। गवर्नमेंट उसको दबा के रखती है, वो इतना आसानी से मार्केट में पैसा आता नहीं है, वो सर्कुलेशन से बाहर रहता है। तो गवर्नमेंट सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड नहीं है? गवर्नमेंट सप्लाई डज नॉट इंक्लूड 2 ऑफ द थिंग्स, रिजर्व विद बैंकिंग सिस्टम एंड रिजर्व विद गवर्नमेंट। बैंकिंग सिस्टम का मतलब यहाँ क्या है? कमर्शियल बैंक भी है और सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई भी है। तो ये दोनों क्यों इंक्लूड नहीं है ये भी पता होना चाहिए। रीज़न क्या है? ये दोनों वो लोग हैं जो मनी को सप्लाई करते हैं। तो क्योंकि मनी सप्लाई करते हैं तो इनके पास कुछ ऐसा पैसा पड़ा है जो ये मनी सप्लाई में वर्क अपॉन नहीं कर पाते। ऐसा पैसा कौन सा है? एक तो रिजर्व के फॉर्मेट में जो सीआरआर पड़ा है आरबीआई के पास, और जो एसएलआर पड़ा है कमर्शियल बैंक के पास। और दूसरा पैसा कौन सा है? जो गवर्नमेंट के पास रिजर्व के फॉर्मेट में पड़ा है, यानी इमरजेंसी के यूज़ के लिए कुछ पैसा गोल्ड के रिजर्व के फॉर्मेट में रखते हैं, आपने पढ़ा होगा, वो भी पैसा सर्कुलेशन का पार्ट नहीं होता है। क्या ये लॉजिक क्लियर है क्या?
यहाँ किसी को कोई डाउट है? तो ये बेसिक सा टॉपिक हमने अभी डिस्कस किया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मनी सप्लाई क्या होता है? इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इट डज नॉट इंक्लूड टू ऑफ द थिंग्स। कौन कौन सी? रिजर्व्स विद द बैंकिंग सिस्टम एंड रिजर्व्स विद गवर्नमेंट। ये नीचे रिजर्व्स मैंने बाद में क्यों समझा है, क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए था कि मनी सप्लाई करता कौन है, ताकि हमें ये याद रह जाए कि क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। जो सप्लायर्स के पास पैसा बढ़ा है, जो सर्कुलेशन में नहीं डाला है, वो इंक्लूड नहीं होगा, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो यानी आरबीआई और कमर्शियल बैंक हो, या फिर आपका गवर्नमेंट। क्या ये लॉजिक क्लियर है क्या? पक्का? किसी को कोई डाउट? हाँ जी, यहाँ तक आई होप सबके एस्पेक्ट क्लियर है। चलिए अब हम पढ़ेंगे हमारा इसी का मनी सप्लाई का एक सब हेडिंग, दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमारे कोर्स में पहले हुआ करता था M1, M2, M3 एंड M4 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, बट अब CBSE ने सिर्फ एक कंपोनेंट रखा है, दैट इज कॉल्ड एज M1। अब M2, M3, M4 CBSE के कंसेप्ट से बाहर हो गए हैं सिंस 2018। आज से नहीं हुए, हाँ पढ़ाते हैं क्योंकि सर पुराने हैं ना, तो अपडेटेड नहीं होंगे, प्रिंसिपल हो गए हैं तो थोड़ा सा होता है। M1 इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे मनी सप्लाई का पार्ट कंसिडर किया जाता है। M1 क्या होता है? सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, M1 इज इक्वल टू C प्लस, वेरी गुड, गलत है, DD प्लस OD। कोई बात नहीं, आई फॉर आइडिया। हाँ वो तो फर्क क्या पड़ता है उससे, कौन पूछ रहा है उस कंपनी में। हाँ जी, सबसे पहले हम यहाँ पे एक टर्म लिख के बैठे हैं C। ये C का मतलब क्या होता है? C का मतलब है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, यानी आप सबकी जेब में अभी जो पैसा पड़ा है, अभी आप सबकी जेब में जो पैसा पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो क्या है? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। जेब में होना चाहिए, कैश में होना चाहिए, तिजोरी में होना चाहिए, यानी आपके पास घर पे या फिर आपके पर्स में पड़ा है, वो सारा पैसा क्या है? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। ठीक है। दूसरा जो हमारा इसका पार्ट है दैट इज DD। DD को हम आसान अगर फुल फॉर्म देखें तो इसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। बस इसके कुछ और नाम भी होते हैं, पहले तो ये समझ लो कौन कौन से नाम से इसको बुलाया जाता है। इसको बुलाया जाता है चेकेबल, यानी जो चेक से पैसा निकाल सकते हैं, या फिर विड्रॉएबल डिपॉजिट। चेकेबल डिपॉजिट या विड्रॉएबल डिपॉजिट, इसका मतलब क्या है? ऐसा पैसा जो मेरे बैंक खाते में पड़ा है और मैं उसको कभी भी निकाल सकता हूँ। चलो ऐसा बताओ कौन सा पैसा है जो बैंक खाते में पड़ा है और निकाल सकते हैं? करंट अकाउंट में। अच्छा, सेविंग का भी निकाल सकते हैं। तो ऐसा कौन सा पैसा बच गया जो नहीं निकाल सकते? वेरी गुड, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। ये वो पैसा है जो बैंक के पास हमने एक टाइम पीरियड के लिए रखवा दिया है, हम उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए कहलाते हैं टर्म डिपॉजिट। हमें यहाँ पे क्या चाहिए? डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। सबसे पहला कंपोनेंट मनी इन सेविंग अकाउंट। अब सेविंग में पैसा कौन रख सकता है? इंडिविजुअल्स। ठीक है। और मनी इन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में पैसा कौन रख सकता है? बिजनेस फर्म्स या इंस्टीट्यूशंस। तो इन दोनों का जो पैसा है ये मिला के हमारे लिए किसका पार्ट बन जाएगा? डिमांड डिपॉजिट का पार्ट बन जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये हो गया हमारे लिए DD या चेकेबल डिपॉजिट या विड्रॉएबल डिपॉजिट। ऐसे एक टर्म आपको और दे रखा है बेटा, दैट इज OD। ये OD क्या होता है? ये डिमांड डिपॉजिट किसके पास रहते हैं? ये रहते हैं विद कमर्शियल बैंक्स। बैंक्स मत बोला करो, बैंक्स का मतलब सब हो गया, कमर्शियल बैंक बोलो। करेंसी किसके पास रहती है? पब्लिक के पास।
अदर डिपॉजिट्स किसके पास रहते हैं? आरबीआई के पास। तो अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ये हमारे लिए ओडी का पार्ट कंसिडर किया जाता है। अब ये अदर डिपॉजिट्स क्या है, कौन सा पैसा है? वेरी गुड, एक प्यारा बच्चा बोला रिजर्व्स। मैंने अभी ऊपर समझाया मनी सप्लाई में क्या इंक्लूड नहीं है? रिजर्व्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। तो रिजर्व तो नहीं है भाई साहब। किसको? अरे तो आरबीआई क्यों रखेगा प्रॉफिट को? मतलब तुम कमाओ पापा पैसा रख ले, ऐसे कैसे चलेगा? आरबीआई इज फादर ऑफ कमर्शियल बैंक। तो पापा को पैसे देंगे क्या कमर्शियल बैंक वाले कि पापा मैंने कमाए हैं ये लो? नहीं। कौन सा पैसा रहता है? हाँ बोल रहे थे आप कुछ, रिजर्व्स कुछ नहीं बोल रहे थे? पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, मेरे कान बज रहे हैं तुम्हारे साथ। इंटरेस्ट नहीं होता। देखो अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई में तीन चीजें रहेंगी। सबसे पहले, जैसे आपने सुना है रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, तो रशिया यूक्रेन वॉर में सबसे पहला एक काम हुआ, यूनाइटेड नेशंस ने और यूएसए ने मिलकर सैंक्शंस लगा दिए थे। क्या होता है सैंक्शंस का मतलब? नहीं, सैंक्शंस का मतलब है रोक। अब वो उनका जो पैसा पूरे वर्ल्ड में ट्रेड कर रहा था, फ्लो कर रहा था, वो पैसा ब्लॉक हो गया। अब वो पैसा उनको नहीं मिलेगा। अब पैसा नहीं मिलेगा तो वॉर रुक जाएगा। बट क्या रशिया यूक्रेन वॉर रुक गया? क्यों नहीं रुका? उसका रीजन है क्योंकि कुछ पैसा उनके सेंट्रल बैंक का आरबीआई के पास भी पड़ा था, ऐसे ही कुछ उनके जो सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके पास पड़ा था। ये क्यों रखा जाता है? ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में अगर खुद का सेंट्रल बैंक फेल हो जाए या उनके पास पैसा ना बचे, तो वो अपने नेबरिंग या जो आपके फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके पास पैसा रखा हुआ है उसको यूज़ कर पाएँ। तो इमरजेंसी के केस के लिए कई बार रखवा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपको पेरेंट्स घर पे नहीं रहते, आपको एक घर की चाबी दे रखी है और एक पड़ोसी को चाबी दे रखी है कि बाई चांस कोई घर पे आ जाए गेस्ट वगैरह तो उसको वो बैठा दें, या फिर घर पे कोई सामान रखना है तो वो सामान आए तो उसको रखवा दें या अपने घर पे रख लें। वो क्या है? आपके फ्रेंडली रिलेशन है तो आप रखवाते हो ना। वैसे ही फ्रेंडली रिलेशन में पैसा भी रखवाते हैं। तो दूसरे सेंट्रल बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ अदर कंट्रीज का पैसा, तो हम इसको लिख सकते हैं मनी ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ अदर कंट्रीज। तो बाहर के किसी कंट्री का सेंट्रल बैंक का पैसा भी हो सकता है आरबीआई के पास पड़ा है, वो अदर डिपॉजिट्स का पार्ट कंसिडर किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? एक बार थोड़ा सा बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जिम बैंक। नाम सुना है कभी? एग्जिम बैंक नहीं सुना होगा, रीजन है वो है नहीं, एक्सिस नहीं, एग्जिम, EXIM। आपने नाम क्यों नहीं सुना? क्योंकि वो है स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो सिर्फ लोन देगा, उसका फुल फॉर्म सुनिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। वो क्या है? एग्जिम बैंक है। तो एग्जिम बैंक किसके लिए लोन देगा? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो पब्लिक से डील नहीं कर रहा, वो सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए दे रहा है। ऐसे ही रेलवे के लिए एक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बनी हुई है, वो किसको लोन देगी? जो रेलवेज का कोई प्रोजेक्ट कर रहा है। ऐसे ही हाईवेज का एक बैंक बना हुआ है, वो किसको लोन देगा? जो हाईवे बना रहा है। प्राइवेट कंपनीज जो इन्वॉल्व होती हैं, जो वो पैसा लेंगी किससे? इन कमर्शियल बैंक से, क्योंकि इसमें पैसा क्या इन्वॉल्व होता है? बहुत ज़्यादा। तो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट रेट से काफ़ी कम में ऐसे स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड भी क्या है? स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने। तो जितने भी डोमेस्टिक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, इनका पैसा भी किसके पास रखा होता है? आरबीआई के पास। तो जैसे गवर्नमेंट ने, आपने सुना होगा थोड़े टाइम पहले बजट में डिक्लेयर किया था कि हर साल किसानों को वो सम्मान निधि योजना के अंदर कुछ 6,000 रुपये मिलेंगे। सुना था ना? वो उसको किस्तों में ट्रांसफर किया जाएगा। किसके पास है वो पैसा? वो पैसा है आरबीआई के पास। और आरबीआई उसको जब पैसा ट्रांसफर करना होगा तो नाबार्ड को दे देगा, ले तेरे अकाउंट डिटेल दे, मैं सबको ट्रांसफर कर देता हूँ। तो वो क्या हो गया? वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का पार्ट कहाँ से आया? स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आया। ऐसे ही तीसरा पैसा जो आरबीआई के पास रखा होगा, दैट इज इंटरनेशनल स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
ये नाबार्ड स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एग्जांपल लिख लेना। इंटरनेशनल स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? जो बाहर से इंडिया में पैसा देते हैं बट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और वो स्पेसिफिक पर्पस भी सोशल मोटिव है। जैसे आपने सुना होगा वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सुना है, यूनाइटेड नेशंस, इन सब का पैसा किसके पास रखा होता है? आरबीआई के पास रखा होता है। जब जब इनको ज़रूरत होगी तब तब ये पैसा, उस पैसे को आरबीआई से इशू करा लेंगे और इंडिया में वेलफेयर के लिए यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है इनको डायरेक्टली सारा पैसा लाने दिया जाए, आ जाओ खर्चा करो। ये पैसा सारा आरबीआई के पास रखवाएंगे और आरबीआई इनको टाइम टू टाइम, क्योंकि कोई घपला नहीं होना चाहिए ना, ऐसे पता चले वहाँ से इंडिया आया और इंडिया में घपला कर दिया, इंडिया का तो नाम खराब हो जाएगा। ये सारा पैसा किसके पास रखा रहेगा? आरबीआई के पास। जैसे जैसे इनके खर्चे के स्टेजेस आते जाएंगे आरबीआई से पैसा भी लेते चले जाते हैं। तो इंटरनेशनल स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एग्जांपल वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों का पैसा हमारे लिए क्या कहलाता है? इंटरनेशनल स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का फंड। तो आरबीआई के पास किस किस का पैसा रह गया? सेंट्रल बैंक के, जो दूसरी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक है उनका पैसा, डोमेस्टिक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा, इंटरनेशनल स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा। ये सारा पैसा किसका पार्ट है? अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो हमारे पास तीन चीज़ हो गई, सी प्लस डी डी प्लस ओडी। क्या ये चीज़ क्लियर है? किसी को कोई डाउट? पक्का? वेट करिए, बहुत कुछ बचा है। जो नाम थे मैंने आपको लिखाए हैं बच्चे, चेकेबल डिपॉजिट, विड्रॉवल, हम बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे, टाइम टू टाइम चल रहे हैं, ठीक है? क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो ये तो था हमारा M1 इंस्ट्रूमेंट, दैट इज सी प्लस डी डी प्लस ओ डी। आज मैं एक चीज़ और पढ़ाना चाह रहा हूँ एंड आई हैव टाइम, मैं वो पढ़ाऊँगा, दैट इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मैं पहले सोच रहा था ये शायद कल पढ़ाने को टाइम मिलेगा, बट अभी टाइम मिल गया। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ये नाम सुना है क्या कभी आपने? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, कोई बात नहीं, आज सुन लोगे और आज के बाद याद रहेगा। सुना है आपने? वेरी गुड, पूछूंगा तो याद नहीं आएगा। हाँ वही तो कह रहा हूँ। हाँ देखो, जब जब आरबीआई नई करेंसी प्रिंट करता है ना, तो हर बार, मैं इसको मेंशन करता जाता हूँ, न्यू करेंसी अगर प्रिंट करेगा तो आपको नहीं लिखना, एक बार प्लीज़ इस पर भी ध्यान दीजिएगा, तो हर बार एक नया रिजर्व क्रिएट करेगा। अब वो रिजर्व कितने का होगा? उस रिजर्व की वैल्यू होगी 200 करोड़, और उस रिजर्व में ये मिनिमम है, इससे ऊपर भी रिजर्व क्रिएट कर सकता है आरबीआई, हो सकता है 300 का कर दे, 400 का कर दे, बट रिजर्व क्रिएट करना कंपलसरी है। अब जितना रिजर्व है उसमें से 115 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड होगा, और रिमेनिंग यानी 85 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ कैश होगा। अब ये क्या चीज़ है? ये दो चीज़ें क्यों रखी? 115 करोड़ के गोल्ड या 85 करोड़ रुपीज़ का कैश, इसका लॉजिक है। इस लॉजिक को मैं समझा रहा हूँ, एक बार सुनिएगा, उसको लिखना नहीं है, वो सिर्फ समझने के लिए। लेट अस से कि आरबीआई ने 60 करोड़ रुपए की डिमांड देखी मार्केट में, ठीक है, और 60 करोड़ रुपए प्रिंट कर दिए, बट प्रिंट करके जब तक वो पैसा सर्कुलेशन में आया, आरबीआई को रियलाइज़ हुआ गलती हो गई, गलती से ज़्यादा पैसा प्रिंट हो गया, रिक्वायरमेंट कितने की थी? 50 करोड़ की, और गलती से ज़्यादा प्रिंट कर दिया। अब सोचो, ज़्यादा पैसा लोगों की जेब में चला गया, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे, तो क्या होगा? लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट। एक टाइम आएगा जब प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और उससे क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा। अब उस इन्फ्लेशन से बचने के लिए आरबीआई क्या करता है? इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग करता है। आरबीआई बोलता है जो गलती से 50 करोड़ करने थे और 10 करोड़ के जो एक्स्ट्रा किए हैं, उस 10 करोड़ को वापस लाना पड़ेगा। आरबीआई क्या करता है? गोल्ड को बेच देगा, पूरा नहीं बेच रहा, सिर्फ कितने का? जो एक्स्ट्रा पैसा प्रिंट हो गया, 10 करोड़ का गोल्ड बेच दिया, वापस से मार्केट में कितना पैसा रह गया? 50 करोड़। वापस से डिमांड नॉर्मल रहेगी, इन्फ्लेशन नहीं होगा। अब इसी का उल्टा सिनेरियो देखते हैं, ये सब बुक में नहीं दे रखा है,
ये आपके लिए एक्स्ट्रा ही है। अब मान लीजिए गलती से आरबीआई ने 60 करोड़ प्रिंट कर दिए, रिक्वायरमेंट थी 70 करोड़ की। अब क्या होगा, वापस से वो 10 करोड़ रुपए शॉर्ट रह गए। कोई चिंता की बात नहीं है, आरबीआई के पास रिजर्व पड़ा है, इस रिजर्व में से आरबीआई क्या करेगा, 10 करोड़ रुपए रिलीज कर देगा। वापस से सर्कुलेशन में जितना पैसा था उतना हो गया, क्योंकि अगर पैसा कम रह जाता, 60 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी 50 करोड़ हो जाता, या 70 की रिक्वायरमेंट थी सिर्फ 60 करोड़ प्रिंट करता, तो जितना पैसा चाहिए था उससे कम आया लोगों की जेब में, तो डिमांड कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, आउटपुट कम होगा, कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा, धीरे धीरे मंदी यानी डिफ्लेशन आने लग जाएगा। तो उस डिफ्लेशन से बचने के लिए आरबीआई क्या करता है, हाथों हाथ जो गलती रियलाइज होती है तो रिलीज कर देता है कुछ पैसा। एक बार जब वो पैसा सर्कुलेशन में आ गया, सब सही चलने लग गया, आरबीआई क्या करेगा, इस रिजर्व को डाइल्यूट कर देगा, हमेशा के लिए बना के नहीं रखता, उस रिजर्व को डाइल्यूट कर देता है। फिर अगली बार वापस से जब नई करेंसी इशू होगी तो वापस से कितने करोड़ का रिजर्व बनेगा, 200 करोड़ का रिजर्व बनेगा, एंड द सेम सिस्टम विल बी फॉलोड। तो चाहे 5 करोड़ की करेंसी प्रिंट करके रिलीज की जाए तो भी मिनिमम 200 करोड़ का बनेगा, चाहे 5000 करोड़ की जाए तो भी मिनिमम 200 करोड़ का बनेगा। क्या ये लॉजिक समझ में आया, पक्का? तो आई होप आपको एक चीज क्लियर है कि 115 करोड़ रुपए और 85 करोड़ रुपए किस में रखा और क्यों रखा, क्लियर है? चलो तो एक बार इसको लिख लो, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, मैं लिखूं आपके लिए, हद हो गई। Every time a new currency is issued in the economy, a reserve of rupees 200 crore is formed by RBI. It includes 115 crore in gold and remaining in cash. इस सब को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम या MRS। क्या ये लॉजिक क्लियर है? आपने स्कूल में पढ़ा ना ये चैप्टर, फिर भी आप बोल तो रहे थे मनी बैंकिंग हुआ था हमारा सबसे पहले। अच्छा अभी तक चल रहा, हमारा खत्म हो गया। हमारा 2 लाइन का एक कॉन्सेप्ट और बचा है जिसको मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, जिसको हम कहते हैं हाई पावर्ड मनी। हमारा मनी खत्म हो गया। हाँ जी आएगा आएगा, आने दो, नेक्स्ट चैप्टर। फंक्शन नहीं है, फीचर्स है। फंक्शन तो बैंक है, और जो आपने पढ़े ना फीचर्स, वही तो है हमारे, देखो जो हमने पढ़े थे कल, ये रहा। आया क्या मज़ा? कल मिलते हैं, आज तक काजू बादाम पिस्ता।